अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरफ बिन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करते हैं ज़िला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई शहर और आबाई इलाका में होने वाली करप्शन पर, यहाँ पर होने वाली लूट मार पर, यहाँ पर कानून के अमल दरामद पर, यहाँ पर इंसाफ के तकाज़ों पर कि किस तरह यहाँ पर गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून रखे गए हैं। यहाँ पर किस तरह एक बाअसर और एक बेबस अफराद के लिए अलग अलग जो है उनके साथ रवैया बरता जाता है, अलग अलग सलूक जो है उनके साथ किया जा रहा है। एक आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं तो एक तरफ है कलसूम हिना बुज़दार जो कि बेसिकली वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके हवाले से गुज़िश्ता दिनों एक जॉब स्कैंडल भी सामने आई थी और उसमें जो है उन्होंने करोड़ों रुपए उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि उन्होंने लिए थे और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने किन किन को वो रकम किस तरह पहुँचाई। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं यहाँ पर एक खाकी वर्दी में मलबूस एक बाअसर रसालदार की, जिसकी सिफारिश के लिए यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं वो अक्सर मुतारिक होते हैं। अगर हम कलसूम हिना की बुज़दार की बात करें तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके ऊपर 15 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए और उनको जेल में डाला गया और उसका जो जॉब है, उसकी जो नौकरी है, उससे भी उनको मुअत्तल होना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब वकार अजीज़ कैसरानी जो कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक रसालदार है, उसके ऊपर जो कानून का इम्प्लीमेंट है वो किस तरह है। मैं आप लोगों को वकार अजीज़ कैसरानी के बारे में थोड़ा बताता चलूं कि ये बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का एक रसालदार है जो कि काफ़ी अरसा से उसी सीट पर बराजमान है। उनके खिलाफ जो है यहाँ पर गैर कानूनी अलाटमेंट पर पैसे लेने के इल्ज़ामात पर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सराय में, यहाँ पर दुकानात में, उस पर एक साबिक कमिश्नर ने उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको रसालदार से दोबारा जमेदार बनाया और उनको रसालदार की सीट से हटाकर उनको यहाँ पर एक थाने में तैनात कर दिया गया। जबकि उसके बाद जब ज़िला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब इक़्तिदार में आते हैं, ज़िला पंजाब बनते हैं, तो वो दोबारा रसालदार बन बैठते हैं। और उसके बाद उनका एक और वीडियो स्कैंडल सामने आता है रसालदार वकार अजीज़ कैसरानी का, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सराय में मौजूद दुकानदारों से रिश्वत ले रहा है, उनसे लाखों रुपए ले रहा है और उसमें उनकी गुफ्तगू भी है। और वीडियो का उसके खिलाफ एक दरख्वास्त दी जाती है कमिश्नर डेरा गाजी खान को, जिस पर कमिश्नर डेरा गाजी खान ने उस वक़्त के बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के कमांडेंट मूसा रजा को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया था। मूसा रजा साहब बेशक एक इंतहाई ईमानदार और टैलेंटेड ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी सर्विस की मौजूदगी के दौरान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की। अलबत्ता जाते जाते उन्होंने वकार अजीज़ कैसरानी के खिलाफ पीडा एक्ट की सिफारिश। मूसा रजा की उस कार्रवाई पर अमल दरामद तो ना हो सका, अलबत्ता उस वक़्त के कमिश्नर ने दोबारा वकार अजीज़ कैसरानी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया था। वकार अजीज़ कैसरानी के खिलाफ दोबारा हुक्म पर यहाँ पर एक साबका अफसर ने जाते जाते अपनी मौजूदगी के दौरान नहीं, उनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई का हुक्म दिया था और उनको कसूरवार ठहराया था। लेकिन वो बाअसर इतने हैं, उनके जो पहुंच है वो वज़ीर-ए-आला हाउस तक इतने हैं, उन्होंने अपने खिलाफ कार्रवाई न होने सरदार वकार अजीज़ कैसरानी को 2 इंक्वायरियों में मुसलसल कसूरवार ठहराने के बाद कमिश्नर डेरा गाजी खान ने 60 यौम के अंदर अंदर रसालदार वकार अजीज़ के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया था। लेकिन 60 रोज़ गुजर जाने के बावजूद आज 162 दिन गुजर गए हैं, लेकिन वकार अजीज़ कैसरानी के खिलाफ पीडा एक्ट की कार्रवाई जो है वो अमल में न लाई जा सकी। मेरे साथ वकार अजीज़ के जो दरख्वास्त गुजार हैं, जिन्होंने इनके खिलाफ दरख्वास्त दिए थे, वो मौजूद हैं। बख्त मोहम्मद खोसा सीनियर सहाफ़ी भी हैं, प्रेस क्लब के चेयरमैन भी हैं, उनसे बात करते हैं। जी बख्त खोसा साहब, आप बताएं कि आखिर ये वकार अजीज़ कैसरानी कौन है, ये क्यों इतना बाअसर है, किसका इनके सर पर हाथ है, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों अमल में नहीं लाई जा रही? ऐसा है शेर अफगन कि मैं आपको बताऊं कि वकार अजीज़ कैसरानी एक बाअसर करप्ट और लालची इंतहाई बदनाम ज़माना
और महकमा बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को बदनाम करने का सबसे बड़ी वजह भी वक़ार अजीज़ हैं, जो इस वक्त तक महकमा BMP जो बदनाम है। और वक़ार अजीज़ के ख़िलाफ़ कबल अज़ीम भी ये सज़ा याफ्ता है और 2018-19 में कमिश्नर उस वक्त अहमद अली कुंबो ने इनको सज़ा दिया था, तनज़ली कर दिया था इसकी। और ये बाअसर, इतना बाअसर हैं जो आप सोच नहीं सकते। इनकी जो है हर सियासतदान के पास मगरमच्छ की तरह ये रंग बदलते हैं अपने मौसम को देखते हुए सियासी, और उनके पाँव उनके डेरे में जाकर उनके पाँव में पड़कर दोबारा ये बहाल भी हो जाते हैं, ये अपने खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देते। और अब मैं आपको यही जिक्र करता हूँ जो अभी जो मैंने एक दरख्वास्त दी थी जनवरी 2020 को कमिश्नर थे नसीम सादिक साहब को, कि जहाँ पर ये वीडियो में मनाजिर भी देख सकते हैं, गुफ्तगू भी देख सकते हैं, उसमें ये पैसे ले रहा है और पैसे उठाकर अपनी जेब में डाल रहा है। तरतीब वाइज 1 लाख रुपए भत्ता ले रहा है हर दुकान BMP सराय के दुकानदारों से। उनका जिक्र है ये टायर वाले दुकान है, ये फलां दुकान है, ये फलां दुकान है, ये फलाना इतने पहले लिए थे, इतना बकाया है, इतना ये है, इतना अगले दिन दे देंगे, पूरी तफसीलात हैं। और ये वीडियो में आखिर में आप लोगों को दिखाएंगे भी सही, आप वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलिए। ये लास्ट में ये वीडियो चलाई भी जाएगी जिसमें आप इनकी गुफ्तगू जो है वो भी मुलाहिजा फरमाएंगे जी। और उसके बाद जो मैंने नसीम सादिक को दिया था, उसने उस वक्त के जो कमांडेंट थे मूसा रजा इंतहाई शोहरत रखने वाले थे, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इन्होंने इंक्वायरी अफसर मुकर्रर हुए थे इनके के खिलाफ वो बेहतर थे। और जब कमांडेंट मूसा रजा के पास इंक्वायरी चला गया तो उनका ट्रांसफ़र मार्च में हो गया था। मार्च में ट्रांसफ़र होने पर उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट फाइनल करके भिजवा दिया था। इसका मतलब ये है कि वो 2 से 3 महीने 3 महीने तकरीबन करीब उन्होंने दबाव में आकर इसकी तो वो पेंडिंग रख दिया था। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बावजूद रिपोर्ट आगे नहीं भेज दिया था। इसी तरह उसके बाद जो मूसा रजा हैं उन्होंने सिफारिश की थी कि पीडा एक्ट 2006 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, ये गिल्टी साबित हो चुके हैं। और उसके बाद कमिश्नर साहब को सियासी दबाव 2020 में जो है मई में मजबूरन दोबारा इंक्वायरी करने के लिए कहा गया पीडा एक्ट की बजाय, ताकि एक बार फिर उनको बचाने की कोशिश की गई है बासर लोगों की तरफ से, सियासतदानों की तरफ से। मगर खुशकिस्मती से और ADC जी हसनैन खालिद सिंपाल साहब थे, उन्होंने इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया उनको। और जब उनका ट्रांसफ़र जुलाई 2021 में हुआ, 1 साल 2 माह से ज़ायद अरसा तक उन्होंने रिपोर्ट आगे सबमिट नहीं करा सकी। उस पर इतना दबाव थी कि वो हकायक पर, क्योंकि बात यह है कि वो उनको बचा सकते नहीं थे कि वीडियो है, अगर वीडियो ना होता तो बच जाता था पहली इंक्वायरी में, दूसरी में। फिर उन्होंने ट्रांसफ़र होने पर अपनी रिपोर्ट फाइनल करके भेज दिया और कमिश्नर को कसूरवार होने पर इनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश की गई। तो फिर देखो 2 बार गुनाहगार होने के बावजूद कमिश्नर ने एक बार फिर रेगुलर इंक्वायरी के लिए पीडा एक्ट के तहत ADC अहमद हसन रांझा साहब है, उनको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके 60 यौम के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने और सिफारिश करने के सजा की सिफारिश के लिए भी कहा था। तो और इस इंक्वायरी को भी 60 की बजाय 162 दिन गुजर गए हैं, 102 दिन जायद हो गए हैं। जो मियाद कमिश्नर ने दिया था वो आपको नोटिफिकेशन भी दे दूंगा, वो भी आप चला कर दिखाएं कि उसके बावजूद अभी तक ये पेंडिंग इंक्वायरी मुकम्मल है और सब कुछ है। सिर्फ ये है कि अब इंक्वायरी ऑफिसर पर दबाव है। वो किसकी दबाव है? वो क्योंकि वकार अजीज बुजदार सरदारों का और वजीर आला साहब के और उनके भाइयों का नाम लेकर अफसरान को ब्लैकमेल करते हैं। ये खुदा जाने के बाकी वो इनके सपोर्टर हैं, हाथ उनका है या नहीं है, बल्कि ये वहां पर दबाव देता है। उसके बाद एक बड़ी बात है कि मौजूदा डायरेक्टर एंटी करप्शन शाहिद महबूब साहब भी उनकी सिफारिश है। अब ये बताएं, डायरेक्टर एंटी करप्शन वहां पर सिफारिश हो, वो इंक्वायरी क्यों आगे चले जाए? कमिश्नर के हुक्म के बावजूद जो है रांझा साहब ने अभी तक इंक्वायरी मुकम्मल किया हुआ है, रिपोर्ट फाइनल करके आगे नहीं भेज दिया। और बड़ी बात इसमें यह है कि खुदा की कसम उठाकर कहता हूं, लाखों रुपए की सिफारिशें हैं मुझे कि आप राजीनामा करें। मुझे ऐसा सियासी शख्सियत जो मेरे दोस्त थे उन्होंने भी सिफारिश किया है कि इससे साथ हाथ हौला रखें। और उसके बाद मेरे जो दोस्त सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने भी मुझे सिफारिश किया कि इनके साथ सुलह करें। मेरे सहाफ़ी दोस्त थे या मैं जाती दोस्त अच्छे दोस्त थे, उन्होंने भी इनकी सिफारिश की है कि इनके साथ सुलह करें। नहीं, आप जिनकी बात कर रहे हैं, जिनका हवाला दे रहे हैं, क्या यहाँ पर नाम लेना गवारा करेंगे उनका? किसका? जिन्होंने इनकी सिफारिशें की हैं। मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरे जाती दोस्त है, मैं उनका
नाम ले लूं वो अच्छा नहीं है। वो उनका ये कहना था कि आप वो एक करप्ट शख्स को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक करप्ट शख्स जिसका आप कह रहे हैं उनकी अगर सिफारिश कर रहे हैं, तो क्या आप मुनासिब नहीं समझते कि उनका नाम ले? मुझे ये लगता है कि वो भी इतना उन पर भी दबाव दिया गया था, वो भी मजबूर होकर सिफारिश कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे। अच्छा, मजबूर होकर दिल से नहीं कर रहे, आप सुलह नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल मैं वैसे सुलह करने के तैयार इसलिए नहीं हूं, खुदा की कसम है। मैं आपको कुरान पाक का हल्फ उठाकर कह रहा हूं, 10 लाख से ऊपर तक की मुझे ऑफर आ गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। आपकी क्या डिमांड है? मैंने कहा बिल्कुल मैं नहीं करना। क्यों नहीं करना? ये जालिम है, ये जुल्म करता है, इन्होंने लोगों के प्लाटे कब्जा कर रखे हैं इसी सरकारी वर्दी की आड़ में, इन्होंने बेगुनाह लोगों को जो है जेल भिजवा दिया था, गुनाहगारों को पैसे की लालच में छोड़ दिया था। ये इंतहाई बदनाम जमाना है, इसलिए मैं सुलह नहीं कर रहा, वरना मैं छोड़ देता। और यकीन करो, नए साल आते हैं या ईद के दिन आते हैं या हज वाले दिन होते हैं, उस दिन मैं सोचता हूं मैं अपने तमाम मुखालिफिन को या जिनके खिलाफ मैं कार्रवाई करता हूं उनको छोड़ दूं। फिर यही याद आता है कि ये जालिम शख्स है, इनको माफ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं खुदा गवाह है कि मैं लाखों रुपए ठुकरा रहा हूं, क्योंकि मुझे अल्लाह देगा, मेरे बच्चों को अल्लाह देगा कि मैं जरूर इतना अमीर नहीं हूं, गरीब बंदा हूं, बल्कि इस जालिम को कैफर की दात तक पहुंचाना चाहता हूं। मगर ये डीजी खान में वजीर आला साहब के हल्का इंतखाब में ताल्लुक रखते हैं, और उसके बावजूद डीजी खान में इस किस्म का नासूरों को बचाना और अफसरान को ब्लैकमेल करना और सरदारों के नाम, बादशाह सियासतदानों के नाम, और डायरेक्टर एंटी करप्शन शाहिद महबूब साहब भी उनकी सिफारिश में है। और मुझे यह भी बताया गया कि एक बासर और एक सरकारी मुलाजिम न समझो तो आप शायद उसकी अदलिया की तरफ से ताल्लुक जोड़ा जाए तो वो भी हो सकता है कि वो भी इनकी सिफारिश कर रहे हैं। खुदा का नाम मानो, अब हम जाएं और जाएं कहां? इनमें इंसाफ कौन देगा? अगर आप लोग बगैर तहकीकात, बगैर वीडियो सबूत, कलसूम हिना बुज़दार जो 18 स्केल की है, उनको आप कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए या जाती अनाद की वजह से जेल में भिजवा सकते हैं, दर्जनों मुकदमात और दरखास्तें दिलवा सकते हैं, तो इनको इंसाफ क्यों नहीं मिलेगा? इनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं जाएगा? ये 2 साल गुजर गए भाईजान, 2 साल से पेंडिंग है इनके केस, और वीडियो सबूत है, और अभी तक मुअत्तल भी नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि वो अपनी मनमानियां कर रहा है और कोई पूछने वाला उनसे नहीं है। वज़ीर आला साहब बराए मेहरबानी आपकी तरफ ये उंगलियां उठ रहे हैं कि आपकी भाइयों की तरफ से उठ रहे हैं कि वक़ार अज़ीज़ की सिफारिश आप लोग हैं, और दूसरा जिस शख्स को आपने डायरेक्टर एंटी करप्शन बनाया शाहिद महबूब, उनके खिलाफ भी पीडा एक्ट की कार्रवाई हुई है। उनकी भी स्टोरी हम ब्रेक करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्टर एंटी करप्शन लगाए गए हैं, वो कौन है, उनके किस तरह वज़ीर आला हाउस के साथ, वज़ीर आला पंजाब के साथ ताल्लुकात हैं, और उनके खिलाफ माजी में क्या कार्रवाई अमल में लाई गई और किस बुनियाद पर लाई गई, उस पर भी बात करेंगे। वक्त ने जो बात की है, इन पर भी सोचना चाहिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को कि अगर वो अपने जिला को नहीं ठीक कर सके, वो अपने तहसील को नहीं ठीक कर सकते, वो अपने उस महकमे को नहीं ठीक कर सका जिसमें उनके जो करीबी जो रिश्तेदार हैं, उनके भाई जो हैं वो भी वहां पर सर्विस कर रहे हैं। यहां पर मैं भी हैरान होता हूं कि 4 रिसालदार हैं, और उन 4 रिसालदारों में जिनको सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो सबसे ज्यादा कमांडेंट के करीब होता है, जो डीसी के मीटिंग में जाता है, जो कमिश्नर के मीटिंग में जाता है, वो यही वकार अजीज कैसरानी है। और उनके ऊपर जो इल्जामात हैं वो भी जो पहले से ही इल्जामात पर सजा याफ्ता भी है, और उस सजा याफ्ता होने के बावजूद इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में न लाना, ये मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी ज्यादती है। और उसके साथ साथ मैं अभी इस प्रोग्राम को इख्तिताम करता हूं। वक्त को साथ लास्ट में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, शेर अफगान आप कहते हैं कि जिला को ठीक नहीं करते, ठीक को छोड़ो, करप्शन को खत्म करना नहीं चाहते क्या? करप्ट बंदा वीडियो मौजूद है, और अल्लाह रहमत करे कि सरदार साहब ये वजीर आजम इमरान खान के जो सिटीजन पोस्टल है उसको हमने शिकायत की थी, और 6 महीने गुजर गए, उन्होंने कहा हम कार्रवाई फौरी फाइनल कर रहे हैं। 6-7 माह गुजरने के बाद वजीर आजम का जो सिटी पोस्टल है उसमें भी यहाँ हमारे डीजी खान के यहाँ पर बड़ी अहम बात की है बख्त खोसा ने, यहाँ पर जो सिटीजन पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर का, वहां पर भी जो है जेली कार्रवाइयां डाल दी जाती हैं, वहाँ पर जेली तौर पर कहा जाता है, वहाँ पर जो मुद्दई होते हैं, जो लोग दरख्वास्त देते हैं, उनको ना सिर्फ बुलाया नहीं जाता बल्कि वहाँ पर उनको क्लोज कर दिया जाता है, और उनके ऊपर जो कमेंट करने का आवाम को एक ऑप्शन रखा गया, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई गई, चाहे लोग उससे सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। मैं खुद भी इस चीज़ का गवाह नहीं हूँ, बल्कि मैंने भी यहाँ पर मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं उन पर भी वहाँ पर दरख्वास्तें गुजारी हैं, वहाँ पर आज तक
कोई 10-12 दरखास्तें मैंने वहाँ पर गुज़िश्ता 3-4 सालों में दी हैं जो यहाँ पर अवामी मसाइल हैं, किसी एक पर भी मजाल है कोई अमल दरामद हुआ हो। तो इसी बात के साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।